हेलो। हाँ मनीष जी बताइए। हाँ, डॉक्टर साहब से हम मुखातिब हैं। डॉक्टर साहब को सबसे पहले हम प्रणाम करना चाहते हैं। जी। हम डॉक्टर साहब से खूब परिचित है। आज के पहले डॉक्टर साहब बिहार होम गार्ड में थे और बिहार होम गार्ड के डॉक्टर थे। डॉक्टर हाँ सवाल साहब, पूछिए मनीष जी। जी जी, हम थोड़ा प्रकाश डाल के इनको याद दिला के हम ये बताना चाह रहे हैं हाँ कि हम एक बार ब्लड डोनेट करने इनके क्लिनिक में गए। इनके क्लिनिक में यमुना अपार्टमेंट के पीछे वो डॉक्टर साहब के जो कंपाउंडर थे, एक ग्रीन कलर का लुंगी पहने, जो कि होम गार्ड के जवान थे, वो आए और हमारा ब्लड निकाले। दुर्भाग्य, भगवान को याद करके उस मरीज का चेहरा देख के हमने ब्लड तो डोनेट किया, लेकिन घर आके हमने भगवान को बार बार मतलब रिक्वेस्ट किया कि हे ईश्वर, उस मरीज को अच्छा करो और हमें भी स्वस्थ रखना। डॉक्टर साहब उपस्थित थे वहाँ। अभी डॉक्टर साहब इस प्रोग्राम में बैठे हैं। यमुना अपार्टमेंट के जस्ट पीछे इनका क्लिनिक चलता है। मैं ये जानता हूँ कि ये एनेस्थीसिया के डॉक्टर है, संभवतः आधी अधूरी जानकारी ही सही, लेकिन जो मैं जानता हूँ। लेकिन अभी अगर इनके क्लिनिक में जाया जाए तो जी। आपको 1-2 सिलेंडर नजर आएंगे रखा हुआ, जो कि घर में यूज होता है। इनके कंपाउंडर लुंगी पहने नजर आएंगे। और जी ऐसी व्यवस्था में हमारे सामने या पूरे बिहार की ठीक। जनता के सामने डॉक्टर साहब कितनी सफाई देंगे अपनी। चलिए मनीष जी, आपका सवाल डॉक्टर अजय तक पहुंच गया। डॉक्टर अजय, बात वही है कि कहीं हाइजेनिक स्तर पर जिस तरह की गुंजाइश महसूस की जाती है, जिस तरह की अपेक्षा की जाती है, वो मेरे ख्याल से मनीष जी वही सवाल उठाना चाहते हैं। बिल्कुल उन्होंने सही सवाल उठाया है। ये बिल्कुल दुर्भाग्यपूर्ण है। अगर मेरा भी क्लिनिक, और मैं तो फिजिशियन हूँ बेसिकली, मेरा भी क्लिनिक, अगर जिस क्लिनिक में मैं काम करता हूँ वो भी अगर हाइजीनिक नहीं है तो वो भी दुर्भाग्यपूर्ण है। मैं दावे के साथ कह रहा हूँ कि बिहार में जिस स्तर का जो क्लिनिक्स होना चाहिए और जिस स्तर के अस्पताल होने चाहिए, जिस स्तर के सरकारी अस्पताल होने चाहिए, वो बिल्कुल नहीं है। और लेकिन जो मरता क्या नहीं करता, उनके पास भी मजबूरी है और हमारे पास भी मजबूरी है। मैं और ये इन मजबूरियों के बीच में जनता है कि हम लोग तो रोड पर चलते चलते भी रोगियों का इलाज करते हैं। कभी कभी गाड़ी और ट्रेन में भी रोगियों का इलाज करते हैं। दिक्कत ये है कि एक तरफ मजबूरी है, आपकी मजबूरी है, प्राइवेट नर्सिंग होम की मजबूरी है, और उसको उस मजबूरी के तहत फायदा भी हो रहा है। मजबूरी अगर बनी हुई है, उससे अगर उसको नुकसान होता है तो कोई बात नहीं है। वो मोटी रकम वसूलते हैं, वो हाइजेनिक कंडीशन को मेंटेन नहीं करते हैं, लेकिन उसका कोई फर्क नहीं पड़ता। मरीजों की जो हालत है वो अगर अचानक से बिगड़ जाए तो उसको फिर से एक बार पीएमसीएच ही दौड़ना पड़ता है, क्योंकि फिर वो जो प्राइवेट नर्सिंग होम है वो हाथ खड़े कर देते हैं। ऐसी स्थिति में अगर बुनियादी सुविधाएं अगर आप पूरी तरीके से मुहैया नहीं करा पा रहे हैं, हाइजेनिक कंडीशन आप सस्टेन वहाँ पर मेंटेन नहीं कर पा रहे हैं, तो ऐसी स्थिति में तो सवाल ये होगा ना कि आखिर फिर इतने ढेर सारे नर्सिंग होम्स अगर बन जाएं और वहाँ पर खुद जो मरीज पहुँचने वाले हैं वो बीमार पड़ जाएं और ज़्यादा, तो ऐसी स्थिति में तो फिर सवाल खड़े होंगे। अगर नगर निगम इस तरह के स्टेप लेना चाहता है तो गड़बड़ क्या है फिर इसमें? बिल्कुल, नगर निगम ने अगर इसके लिए प्रयास किया होता कि आने वाले समय में जितने भी नर्सिंग होम होंगे वो ऐसे मानक के साथ होंगे, इन एरियाज में होंगे, उनमें ये सब स्टैंडर्ड मेंटेन करना होगा। लेकिन क्या इस बीच में सारे नर्सिंग होम, सारे क्लिनिक्स, सारे अस्पताल बंद कर दिए जाएं? आज इंग्लैंड और अमेरिका में जो ऑपरेशन होता है तो इवन एंटीबायोटिक्स भी नहीं देना पड़ता है, और ऑपरेशन के बाद भाव इतने अच्छे सेप्टिक कंडीशंस में ऑपरेशंस होते हैं कि एंटीबायोटिक्स भी नहीं देने की जरूरत होती है। लेकिन आज यहाँ पर एंटीबायोटिक्स का यूज इसलिए होता है क्योंकि हमारे चारों तरफ ऐसे माहौल हैं जहाँ जी। पर डॉक्टर अजय, आपसे चर्चा जारी रखेंगे। थोड़ी सी दिक्कत तकनीकी आ रही है, आपकी आवाज मुझ तक बहुत स्पष्ट रूप से पहुंच नहीं पा रही है। इसमें बहुत सारे पॉइंट्स ऐसे हैं जो कि छूट जा रहे हैं, शायद उस पर बहस को हम आगे भी बढ़ा सकते थे। फिलहाल रजनीश ने जो समझने की कोशिश की है, दरअसल जो तस्वीर है उसको, और उनसे हम बातचीत करेंगे। फोन लाइन पर इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं रजनीश, हमारे संवाददाता। रजनीश, मामला जो है ये थोड़ा सा पेचीदा है। नगर निगम अगर कहता है कि रिहायशी इलाकों में जो ये नर्सिंग होम है इनके खुले रहने से दिक्कतें हैं, परेशानियां हैं, दूसरी चीज़ है बहुत सारे ऐसे नर्सिंग होम हैं जिनके पास परमिशन तक नहीं है।
और यहाँ पर डॉक्टर अजय का कहना यह है कि साहब अगर हाइजेनिक कंडीशंस या रिहायशी इलाकों की बात की जा रही है, पहले अगर रिहायशी इलाकों की बात करें तो रिहायशी इलाकों से अगर नर्सिंग होम हटाए जाएंगे तो कहाँ शिफ्ट किए जाएंगे, इसको भी क्या नगर निगम इस बात को भी सुनिश्चित करने की जिम्मेदारी नहीं महसूस करता? एक बात तो तय है राकेश की जो परिस्थिति है उसमें घर के ऊपर से देखा, घर घर की एक ही लेखा, अगर डिफरेंट मोहल्ले और कॉलोनीज में आप जाए तो उसमें कोई दो मत नहीं कि नर्सिंग होम और अस्पताल ये लगातार हर घर में देखने को मिलते हैं। और ये सबसे बड़ी परेशानी की बात है। नगर निगम इसलिए परेशान है कि ये एक तरह से दोहरी मार है, क्योंकि नर्सिंग होम और अस्पताल अगर राकेश चलते हैं, एक तो होल्डिंग टैक्स पे नहीं करते हैं, घर में रेसिडेंशियल इलाके में नर्सिंग होम और अस्पताल चलाते हैं। अगर ये जाए कहाँ, वो सही बात है कि उनके पास स्पेस नहीं है, और जो दूसरे इलाके में रहने वाले लोग हैं अगर उनको अस्पताल की सुविधा और डॉक्टर की सुविधा देनी है तो हर इलाके में अस्पताल चाहिए। लेकिन कहीं ना कहीं जो गार्बेज की डंपिंग होती है उसकी व्यवस्था नर्सिंग होम वाले को करनी होगी। अगर आप नर्सिंग होम के अंदर जाते हैं राकेश, आप जो स्थिति देखेंगे कि एक ही कमरे में 6 से 7 बेड लगे हुए हैं, वहीं पर एग्जामिनेशन के लिए सारे इंस्ट्रूमेंट्स लगे हुए हैं, जो उनके परिजन है, जो अटेंडेंट्स बाहर जो पार्किंग लॉट है वहां पर पड़े होते हैं, वहां पर वो खाना खा रहे होते हैं। तो जो सुविधा होनी चाहिए वो नहीं मिलती है। पैसा डॉक्टर्स लेते हैं, नर्सिंग होम जो चार्ज करते हैं, काफी एक्सपेंसिव है नर्सिंग होम में इलाज कराना राजधानी में आज के दिनों में, लेकिन आप चाहिए तो सुविधा नहीं मिल पाती और सुविधा देनी होगी। नगर निगम का अगर ये कहना है कि होल्डिंग टैक्स पे नहीं करते तो बिल्कुल सही बात है। पटना में 150 से 200 क्लिनिक और नर्सिंग होम ऐसे हैं जहां पर अभी भी उनका रजिस्ट्रेशन नहीं हो पाया है, तो अकाउंटेबिलिटी भी फिक्स नहीं हो पाती है राकेश। ये बहुत अहम बातें रजनीश ने बताई। रजनीश बहुत शुक्रिया, समय की थोड़ी कमी है लेकिन फिलहाल बहुत विस्तार से आपने बताया और बहुत अहम पॉइंट्स भी बताए हैं कि दरअसल दिक्कत है क्या, और इन दिक्कतों को लेकर के जो अगर एप्रहेंशंस हैं, जो आशंकाएं हैं, अगर वो बनी हुई हैं तो इसमें ये जाहिर सी बात है कहीं ना कहीं मरीजों के हित को लेकर के ही उस दिशा में सोच रहा है अगर नगर निगम, तो इसको ठीक कहा जा सकता है। वहीं डॉक्टर अजय का ये कहना है कि अगर आप रिहायशी इलाकों से इन नर्सिंग होम्स को हटाना चाहते हैं, अगर ये चाहते हैं कि रिहायशी इलाकों में न रहें, तो उसके लिए विकल्प भी हमें बताइए। हाइजेनिक स्तर पर कितनी तैयारियां या कितनी मजबूती के साथ ये नर्सिंग होम खड़े नजर आते हैं, इस पर इसका जवाब किसी के पास नहीं। डॉक्टर अजय भी इस बात को मानते हैं कि हाँ, हाइजेनिक जो कंडीशंस हैं वो बहुत बेहतर इन नर्सिंग होम्स में नहीं होती हैं। दूसरी चीज़ ये कि जो मरीजों के वहाँ पर जब एडमिट किया जाता है वो जहाँ पर रहते हैं वहाँ पर भी स्थितियाँ बहुत माकूल नहीं होती हैं, और ऐसी स्थिति में दुर्दशा मरीजों की होती है। चाहे वो सरकारी अस्पताल में जाए तो वहाँ पर तो स्थिति बदतर है ही, लेकिन प्राइवेट अगर अस्पतालों में या नर्सिंग होम्स में जाते हैं तो वहाँ पर भी स्थिति बहुत अच्छी है। इस सब के बीच फ़ायदा कहीं ना कहीं नर्सिंग होम उठाते हैं, मोटी रकम वसूलते हैं। अगर उसमें अगर होल्डिंग टैक्स न देना चाहें वो, और अगर ऐसे में नगर निगम ये कदम उठाता है तो इसको तो कम से कम जायज़ कहा जा सकता है। फिलहाल डॉक्टर अजय बहुत शुक्रिया हमारे साथ होने के लिए, पटना से जुड़ने के लिए, चर्चा करने के लिए। और इसी के साथ मुहिम के इस सेगमेंट में फिलहाल इतना ही, इजाजत दीजिए, नमस्कार।